खाने पीने के बेहद शौकीन हुआ करते थे विनोदानंद झा। साल 1963 में पटना के एक होटल से तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के खाने के लिए मछली भेजी गई थी। होटल के मालिक थे विश्वनाथ वर्मा, सूबे की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर वल्लभ सहाय के करीबी आदमी। मुख्यमंत्री विनोदानंद झा मछली का भोजन करने ही चले थे कि इसी बीच खुफिया तंत्रों से पता चला कि मछली में जहर है। जहर सुनते ही खूब हो हल्ला होने लगा। होना लाजमी था, खाने में जहर, वो भी मुख्यमंत्री के, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हंगामा बढ़ता गया। मछली में जहर का मामला अति गंभीर हो गया था, इतना गंभीर कि विनोदानंद झा ने इसकी शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर दी और कहा, मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए हथियार के तौर पर मछली भेजी थी, वो भी उसमें जहर मिला के। वह तो समय रहते खुफिया महकमों के लोगों को खबर लग गई और मैं बच गया, लेकिन कब तक? बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने अपनी हत्या की साजिश करने का आरोप अपने ही दल कांग्रेस के नेताओं पर लगाया था और बकायदा खुफिया विभागों से जांच करवाई और एक मोटी सी फाइल बनाकर प्रधानमंत्री नेहरू के दफ्तर भेज दी गई। कृष्ण वल्लभ सहाय के करीबी माने जाने वाले रामलखन सिंह यादव को इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी बनाया गया। तो क्या वाकई मुख्यमंत्री के खाने में जहर था? क्यों कोई उनको मारना चाहता था, या ये सिर्फ षड्यंत्र था अपने विरोधों को ठिकाने लगाने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार की खास पेशकश बिहार के मुख्यमंत्री। आज हम बात करेंगे बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की और समझेंगे उनके राजनीतिक परिदृश्य को। विनोदानंद झा का जन्म 17 अप्रैल 1900 को बिहार के देवघर यानी अब के वैद्यनाथ धाम झारखंड में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पंडित विनोदानंद झा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज, जो कि वर्तमान में मौलाना आज़ाद कॉलेज है, उसमें हुई। साल 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति ने विनोदानंद झा को गहरा प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विनोदानंद झा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर अपनी सक्रियता दिखाई और बिहार में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद जब बिहार में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता थी, विनोदानंद झा ने विभिन्न पदों पर कार्य किया और अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। 1948 में वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और 1957 में वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और जल्द ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। साल 1961 की फरवरी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मौत के बाद बिहार कांग्रेस में सत्ता के लिए नए सिरे से संघर्ष शुरू हुआ। बात साल 1961 की फरवरी महीने की है, जब दीप नारायण सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके इतर सत्ता के लिए नया संघर्ष दौड़ रहा था। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के मुख्य तौर पर 4 धड़े मैदान में थे। पहला धड़ा था भूमिहारों का, जिसका नेतृत्व महेश प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। दूसरा धड़ा था केवी सहाय यानी कृष्ण वल्लभ सहाय। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वही कृष्ण वल्लभ सहाय हैं जिन पर मुख्यमंत्री ने जहर देने का आरोप लगाया था। खैर, लौटते हैं। तीसरा धड़ा था मैथिल ब्राह्मण का, जो कि विनोदानंद झा की अगुवाई में था। चौथा धड़ा था अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा का। अब तक प्रदेश की राजनीति में भूमिहारों का वर्चस्व था। इसे तोड़ने के लिए केवी सहाय, सत्येंद्र नारायण और विनोदानंद झा ने लामबंदी शुरू कर दी। केवी सहाय जानते थे कि उनके नाम पर राजपूतों का धड़ा तैयार नहीं होगा, लिहाजा विनोदानंद झा का नाम आगे किया गया। केवी सहाय की योजना थी कि भूमिहार लॉबी को गिराने के लिए विनोदानंद झा को आगे करेंगे और सही समय आने पर उन्हें कुर्सी से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पूरे गुणागणित में विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री के चुनाव में उतार दिया गया। अलग थलग पड़े भूमिहार गुट की तरफ से महेश प्रसाद सिन्हा ने चुनौती पेश की, लेकिन वो नाकामी साबित हुई। विनोदानंद झा सूबे के तीसरे मुख्यमंत्री बने।
विनोदानंद झा के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद सूबे में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की सीटों की संख्या 210 से घटकर 185 पर आ गई, लेकिन यह आंकड़ा बहुमत के लिए पर्याप्त था। केवी सहाय को अब अपने हाथों से सब फिसलता दिख रहा था। टिकट बंटवारे में उनके पर पहले ही कतरे जा चुके थे। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, भूमिहार गुट से गठबंधन। उन्होंने किया भी, लेकिन विनोदानंद झा केवी सहाय की उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले। उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के वादे के साथ राजपूत गुट को अपने पाले में कर लिया। केवी सहाय के हाथ में मलाल के अलावा कुछ न लगा। विनोदानंद अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। केवी सहाय को अपनी योजना असफल होती दिख रही थी। तभी आया कामराज प्लान, जिसमें पूरी बाजी केवी सहाय के पक्ष में पलट दी। तो क्या था कामराज प्लान और कैसे इसकी वजह से मुख्यमंत्री विनोदानंद झा को गए पूर्व मुख्यमंत्री, इसको समझेंगे आगे। आइए लौटते हैं उस मछली कांड पर। साल 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। 318 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 185 सीट हासिल हुई। विनोदानंद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। इस जीत के फौरन बाद विनोदानंद झा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की मेजबानी भी हासिल कर ली। पटना में हुए AICC के अधिवेशन के उन्होंने बेहतरीन इंतजाम करवाए। इससे उनकी साख केंद्रीय नेतृत्व में और बेहतर हो गई। अब विनोदानंद झा के पास मौका था कि वो अपने विरोधियों को पूरी तरह किनारे कर सके। उसी समय मछली कांड सामने आ गया। विनोदानंद ने मौके पर चौका मारा। खुफिया विभाग ने जांच करवाई और एक मोटी सी फाइल बनाकर प्रधानमंत्री नेहरू के दफ्तर भेज दी गई। केवी सहाय के करीबी माने जाने वाले रामलखन सिंह यादव को इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी बनाया गया। इस घटना के 36 साल बाद यानी साल 1998 में मछली कांड में आरोपी बनाए गए रामलखन सिंह यादव ने एक इंटरव्यू के जरिए इस कांड को लेकर अपना पक्ष रखा। रामलखन सिंह यादव ने बताया, श्री बाबू के निधन के बाद हम लोगों ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन झा ने बिल्कुल 100% झूठा षड्यंत्र रचकर पूरे कागज का पोथी बनाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया कि मैं उन्हें मछली में जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा हूँ। इस मामले में मुझ समेत 36 लोगों को मुजरिम बना दिया गया। पंडित नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री मलिक द्वारा जांच करवाई। DIG श्री शुक्ल जांच अधिकारी बनाए गए। 4 दिनों तक मुझसे पूछताछ की गई। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने सारी बातें बताई। श्री मलिक की ही रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेहरू ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री पद से हटाया। मछली कांड से कांग्रेस एक उपहास का कारण बन गई थी। सियासी गलियारों में कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहा था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अब विनोदानंद झा से अपना दामन छुटाना चाहता था, लेकिन उनको हटाना इतना आसान नहीं था। आखिर उनके नेतृत्व में ही तो कांग्रेस 1962 का विधानसभा चुनाव जीती थी। उसी समय प्रधानमंत्री नेहरू के हाथ लगा एक ऐसा प्लान जिससे वो अपने नापसंदीदा लोगों को आसानी से निपटा सकते थे। हथियार का नाम था कामराज प्लान। दरअसल कामराज प्लान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके के कामराज के दिमाग की उपज था। के कामराज का प्लान था जो कांग्रेसी नेता 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता छोड़कर संगठन की तरफ लौटना चाहिए। नेहरू ने इस प्लान पर अपनी मोहर दी। कई मुख्यमंत्रियों के तख्ते उड़े इस प्लान से। अखबारों ने छापा कामराज्य। विनोदानंद झा भी कामराज्य हो गए और 2 अक्टूबर 1963 को गांधी जयंती के दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ। उनके अलावा 5 और मुख्यमंत्रियों को भी कामराज प्लान के तहत इस्तीफे देने पड़े थे। सबको संगठन में कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई, सिवाय विनोदानंद झा के। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद झा राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने लगे। समय के साथ साथ कांग्रेस में भी फूट पड़ती गई। कांग्रेस के कुछ फैसलों से नाराज होकर पार्टी कई धड़ों में बटी, जिसका परिणाम ये हुआ कि विनोदानंद झा के नेतृत्व में 17 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी से अलग होकर एक नया गुट बनाया, जिसका नाम लोकतांत्रिक कांग्रेस रखा गया। इसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने इलाके देवघर से 250 किलोमीटर दूर मैथिल ब्राह्मणों का गढ़ माने जाने वाले दरभंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस आर का उम्मीदवार बनाया।
वे चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे, लेकिन कुछ ही महीने बाद 1 अगस्त 1971 को घुटने के इलाज के लिए वे लौट जाते समय रास्ते में उनका निधन हो गया। विनोदानंद झा का कार्यकाल चुनौतियों से मुक्त नहीं था। बिहार उस समय कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं ने उनके सामने कई बाधाएं खड़ी की। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी नीतियों को पर्याप्त रूप से प्रभावी न मानते थे, जबकि कुछ ने उनकी प्रशासनिक शैली पर सवाल उठाए। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद विनोदानंद झा ने अपनी दूरदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखा। उनकी नीतियां और सुधार लंबे समय तक बिहार के विकास में योगदान देते रहे। विरासत और प्रभाव विनोदानंद झा का सबसे बड़ा योगदान बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना रहा। उनकी यह सोच कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाए बिना देश का विकास अधूरा है, आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई सुधारों ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन को मजबूत करने में मदद की। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे न केवल एक राजनेता थे, बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनकी प्रशासनिक दृष्टि और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें बिहार के लोगों के बीच सम्मानित बनाया। आज भी उनकी जयंती पर बिहार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं।